गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। डियर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे बना है, क्यों बना है, सुप्रीम कोर्ट की जो सिटिंग होती है वो कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इलेक्शन कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम सारा आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी बहुत लंबी आपकी जो वीडियो है वो ना हो और आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 में। एक्ट आएगा 1773 का, एक्ट आएगा 1773 का। कौन सा एक्ट है? आई होप सबको पता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ, उसका रीजन था कि देश के अंदर बहुत सारी रियासतें थी, उन रियासतों के अंदर अपने राजा हुआ करते थे और राजा ही जनरली या उनके जो अपॉइंटेड न्यायाधीश होते थे कोर्ट के अंदर, कोर्ट मतलब यहाँ पर हो गया राजा का कोर्ट, वो लोग अपने फैसलों को अपने आप डिसाइड करते थे। लेकिन 1765 तक आते आते क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, उनके डिस्प्यूट शुरू हो चुके थे और उनके डिस्प्यूट्स की वजह से यहाँ पर क्या था, जरूरी था कि भारतीयों के लिए जो कोर्ट था वो तो राजे रजवाड़े हो गए। ब्रिटिशर्स क्योंकि भारतीयों को हायर नहीं मानते थे अपने आप से, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके जो भी केस हैं सारे के सारे वो कहाँ जाने चाहिए, वो भारतीय कोर्ट में जाने चाहिए या भारतीय जो न्यायालय है उसमें जाने चाहिए। एंड उसमें एक उन्होंने मेन कोर्ट रख दिया जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड या ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जितने भी सुप्रीम मामले होंगे या राजा से रिलेटेड या किसी स्टेट से रिलेटेड मामले होंगे, उसको एक एपेक्स बॉडी बनाकर 1773 के एक्ट के अंदर वो ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं, जो होता है कोलकाता के अंदर। 1773 से लेके 1773 में ये एक्ट के तहत बताया गया कि फॉर्मेशन होगा। 1774 में ये बन के आता है। क्या बन के आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या बन के आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अब सीधे सीधे ये सारे के सारे कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसमें फैसले कराता है? जो भी अल्टीमेट होंगे लोअर कोर्ट से जो ट्रांसफर हुए हैं अपर में, या फिर जो भी राज्य से रिलेटेड थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड थे यानी कि सेंट्रल लेवल पे थे, उनके मुकदमों का निपटारा कहां कराया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कराया जाएगा उस समय पर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले सीजे कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन है? सर एलिजा इम्पे। ये थे आपके सुप्रीम कोर्ट के सीजे उस समय के। ये हो गया बात हमारा 73 और 74 का हमने बता दिया। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से न्यायालय कर रहा था। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैं इतिहास बता रही हूं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके अंदर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको संज्ञा दी गई यहां पर, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कोर्ट होगा, जो हाईएस्ट कोर्ट होगा, उसको बोला जाएगा फेडरल कोर्ट। क्या बोला जाएगा? फेडरल कोर्ट। तो यहां पर इसी के लिए नाम सुप्रीम कोर्ट जो था उसका नाम क्या हो गया यहां पे एक तरीके से फेडरल कोर्ट 1950 के अंदर। लेटर ऑन 1950 में जब भारत आजाद हो जाता है तो इसकी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कहां कर दिया जाता है? 1950 के अंदर दिल्ली के अंदर, और इसे कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाएगा इसे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है आज की डेट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। कंसेप्ट क्लियर? कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? अब आ जाते हैं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। क्या कह रहे हैं हम यहां पर? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम बॉडी का मतलब है इससे ऊपर जुडिशरी में कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन होती है, लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करने का काम करते हैं। ठीक है। तीसरा जब हम बात करते हैं कि जो सजा देने का प्रावधान है,
जो लेजिस्लेचर था उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और दंड का प्रावधान बना दिया, जिसे हम कहते हैं कोड। कोड क्या होती है? संहिताएं होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर चोरी होगी तो इसका दंड इतना होगा, अगर मर्डर होगा तो उसका दंड इतना होगा, और अगर कोई ऐसी कोई भी घटना जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसके लिए सजा का प्रावधान जो किया जाता है वो कोड होते हैं। लेकिन कोड बनते कहाँ हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। रूल्स रेगुलेशन एक्ट जो भी बनेगा देश के लिए वो कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट के अंदर। बना कौन रहा है? मंत्री बना रहे हैं सारे के सारे बैठ के, पार्लियामेंट्री मेंबर बना रहे हैं, संसद बना रही है बेसिकली, है ना, जो क्या बना रही है? सारे कानून बना रही है, और कानूनों को तोड़ने के लिए क्या सजा का प्रावधान है वो सब बना रही है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? लेजिस्लेचर कह रहे हैं। इन्हीं को लागू करवाने एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो क्वेश्चन में डाउट ज्यादातर बच्चों के अंदर होता है कि एग्जीक्यूटिव है कौन? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो भी लॉ को लागू कर रहा है। अब लॉ को जो बनाया प्रेसिडेंट ने, क्या प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं करेंगे कि इस लॉ को लागू करो? यानी कि जो लॉ बना रहे हैं सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग विद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से बनते हैं, ये सब लागू करवाने का काम भी कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर का हर पर्सन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव में भी जाएगा। एग्जीक्यूटिव में सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स चले जाएंगे, जितने ऑफिसर्स होते हैं, यहां तक कि एक हवलदार भी, ये सब एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। यानी जो भी उस लॉ को, जो बने हुए लॉ हैं उनको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उनको लागू करवा रहे हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। कंसेप्ट क्लियर? तीसरा आ जाएगा कि जब कोई व्यक्ति ने कानून तोड़ा, उस कानून को तोड़ने के बाद कौन सजा देने का अधिकारी है? वो है सुप्रीम कोर्ट, वो है कोर्ट बेसिकली, है ना। हम क्या कह रहे हैं? वो जुडिशरी है बेसिकली, कोर्ट नहीं जुडिशरी है वो बेसिकली। अब जुडिशरी के अंदर जुडिशियल का मतलब होता है न्यायपालिका, जहां पर न्याय दिया जा रहा है। तो न्याय बेसिकली हमारा कहां होगा? सबसे टॉप बॉडी जो हम बोलेंगे एक तरीके से वो हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका हाई कोर्ट, उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद आ जाते हैं आपके लोअर कोर्ट। क्लियर है? इसी में आ जाएंगे आपके क्या? लोअर कोर्ट आ जाएंगे। अब यहां से जो भी, अब आप ये कहते हो मैम पंचायत जनरली केवल सिविल मामलों के लिए और बहुत छोटे मामले जो 2000 रुपए तक के होते हैं उसके लिए बाध्य है कि उसके लिए वो दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है। बाकी किसी भी मैटर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं होता। पंचायत क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा है ना, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। तो छोटे छोटे केसों का निपटारा जैसे हम घर में कर लेते हैं ना, इसी तरीके से छोटे छोटे केसों के बंटवारे के लिए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये पंचायत जो होती है वो जुडिशियल सिस्टम में नहीं आती है। पहली चीज याद रखना, है ना, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें पंचायत नहीं आएगी। वो क्या है? छोटे छोटे चीजों का निपटारा करने के लिए गांव के पंच जो बना दिए जाते हैं, जो पंचायत सिस्टम बनाया जाता है, उनको, ये गांव के जो प्रमुख होते हैं उनको इतना अधिकार दिया जाता है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करे। लेकिन दिस विल नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ द जुडिशरी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, या उसके फैसले से वो इख्तियार नहीं रखते, कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां जाएंगे? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके लिए उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है? उसमें छूट का प्रावधान होता है, जो कि अपील की जाती है, याचिका दायर की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पर कि प्रेसिडेंट उसमें सजा को कम कर सकते हैं। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने उसमें पार्डनिंग पावर या जुडिशियल पावर हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। ठीक है, आप लोग हमारी प्रेसिडेंट वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया एपेक्स बॉडी क्या है? कि लोअर से कोई भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सबसे हाईएस्ट बॉडी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी। यहां पर जुडिशियल सिस्टम को, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में एपेक्स बॉडी हो गई, ये इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट के ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी कहीं भी किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिस्प्यूट है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई केस नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको इंटरप्रिटेट या व्याख्या करने का सर्वाधिक अधिकार या सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी देश के कानून को इंटरप्रिटेट करने का इख्तियार भारत के अंदर है? किसके पास है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल 24। क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था भारत के अंदर, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम क्या हुआ थे? रिपब्लिक। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था। समझ में आ गया? आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हैं, जिसके अंदर 34 में क्या आ जाएगा? 1 + 33। ये 1 कौन है? ये 1 है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और
33 है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब आप बात करोगे तो एक पर्सन को क्या बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 को बोलोगे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया, चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है। बेटा अपॉइंटमेंट करने के लिए इसका एक कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यहां पर केवल सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज का मतलब क्या होता है, आपके जो 33 जजेस है ना, 1 तो सीजीआई हो ही गए, उसके अलावा ये 33 हैं। इन 33 में 1 2 3 4 वाले जो ये पीपल होते हैं, ये सबसे ज्यादा, ये सीनियर मोस्ट जजेस कंसीडर किए जाते हैं हायरार्की में। ये हायरार्की किस आधार पे होते हैं, हायरार्की होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कब आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस किए हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका वर्किंग लेवल क्या है। इसके आधार पर जजेस की सीनियरिटी जाती है, एज के आधार पर भी जजेस की सीनियरिटी जाती है। तो ये सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। यहाँ पर ओनली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज सीजीआई। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, 33 में जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से कौन बनेगा, बेसिकली बेटा सीजीआई बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन आता है जो दूसरे जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। समझ में, दूसरे क्या है, जो ये तो ऊपर बन गए, सपोज ये रिटायर हो गए, इनमें से एक कहां चला गया, यहां पर। अब ये एक जो फिल खाली हुई है जगह उसे भी तो भरेंगे, वो कहां से जाएंगे, हाई कोर्ट से जाएंगे। हाई कोर्ट से कौन व्यक्ति होगा, हाई कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए जज, 5 इयर्स के लिए जज और 10 इयर्स के लिए यहां पर क्या बनेगा, लॉयर या एडवोकेट बनेगा, जिसने प्रैक्टिस की हुई है यहां पर 10 साल के लिए, वो व्यक्ति कहां पर जाएगा, यहां पर। लेकिन कब जाएगा, जो सीजीआई यहां अपॉइंट किया गया है, सीजीआई विद कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजीआई से, है ना, तब यहां पे अपॉइंट किया जाएगा कि हाई कोर्ट में से किस व्यक्ति को यहां पर लेके जाना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा यहां पर कि चीफ जस्टिस ही मे बी कंसल्ट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाएगा, जब इन जज को, हाई कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट का जो लॉयर है, आपका वकील है, अधिवक्ता है, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाएगा तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट हो गया, सीजीआई से कंसल्ट हो गया। इसके अलावा वो दूसरे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और हाई कोर्ट के जो जज है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि किसे प्रमोशन देना है। ये प्रमोशन ही तो हुआ। कंसेप्ट क्लियर। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, सीजीआई को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे आ जाते हैं हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखो, अगर सपोज करो पर्टिकुलर समय पर सीजेआई नहीं है ना, वो बीमार हो गए हैं या आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, या वो किसी कारणों से उस समय पर एज अ चीफ जस्टिस काम नहीं कर सकते, तो उनकी जगह पे कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज उनकी जगह पे काम करेगा, है ना। जैसे मैंने सीनियर मोस्ट जज में क्या बताया, 1 2 3 ना, तो ये 1 वाला जो है वो क्या काम करेगा, सीनियर मोस्ट जज की तरीके से काम करेगा। माय गुडनेस, हेलो हेलो हेलो, अच्छा कितनी देर लगेगी फिर, अच्छा अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे ना, हाँ बस ठीक है, ठीक 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 है, ठीक, कोई नहीं, से काट लेंगे बीच में से, हटाए तो नहीं है, काट लेंगे बीच में से। इतना समझ में आया। एक्टिंग जज क्या होंगे, आर्टिकल 126 क्या कहता है, आर्टिकल 126 कहता है कि प्रेसिडेंट यहां पर एक जज को, जो सुप्रीम कोर्ट का ही जज है ना, सुप्रीम कोर्ट का ही जज है, उसे क्या कर सकते हैं, एज अ एक्टिंग जज कर सकते हैं। कब करेंगे, अगर सीजीआई की पोस्ट पूरी हो गई है और उस समय पर सीजीआई की सीट वैकेंट है, यानी कि सीजीआई का टेन्योर खत्म हो गया है, या इंपीचमेंट चल रहा है, या सीजीआई उस समय पर अपनी सीट पर नहीं है, तो मींस क्या होगा, सीट पर नहीं का मतलब है कार्यरत नहीं है, ठीक है। तो उस समय पर कब होगा, जब सीजीआई की सीट वैकेंट है, या वो कुछ समय के लिए टेम्पररी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, या वो अपनी ड्यूटीज को, उसे अपॉइंट तो कर दिया था लेकिन वो सीजीआई बनकर अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस केस के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज में से किसको अपॉइंट करेंगे, किसी एक व्यक्ति को सीजीआई अपॉइंट करेंगे। जनरली कौन होता है, सीनियर मोस्ट जज, जनरली। हाँ जी, वैकेंट मींस खाली, सीट खाली है उस समय पर। डन। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर, इतना समझ में आया बेटा, कोई डाउट किसी को, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की, बात करेंगे कि सीजीआई के जज की क्वालिफिकेशन क्या है। सीजीआई के जज की क्वालिफिकेशन को अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक व्यक्ति जो कि अपॉइंट किया जा रहा है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने बताया था क्या होना चाहिए, पहले भारत का, कौन से 34 के 34 की बात हो रही है,
ऐसे ही जाएंगे, बस सीनियोरिटी के आधार पर सीजीआई बनते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जज एक तरीके से अपॉइंट होंगे। क्या होना चाहिए? पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? यहां पर वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 5 इयर्स। मैंने पहले भी लिखा था यहां पर, है ना। दूसरा वो क्या हो सकता है? वो एक एडवोकेट हो सकता है। अब बेटा यहां पे ना मैंने 2 वर्ड यूज किए थे, यहां पे एक किया था लॉयर और एक किया था मैंने एडवोकेट। दोनों में अंतर क्या होता है? लॉयर का मतलब होता है जिसके पास लॉ की डिग्री है, उसे हम लॉयर कहते हैं। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो सिर्फ वकील, लॉयर ही कहलाएगा। समझ में आया? वो अधिवक्ता नहीं होगा। अधिवक्ता या एडवोकेट वो कब होगा? जब वो प्रैक्टिस में है, जब वो एनरोल्ड हो जाएगा एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर वो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट कहते हैं। तीसरा एक और वर्ड आता है ना, वकील इन्हीं के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तीसरा वर्ड आता है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? जो भी लॉ की डिग्री बाहर, यानी भारत से बाहर किसी भी कंट्री से लॉ करके आया है, उसको हम बैरिस्टर कहते हैं। समझ में आया? लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज होगा तो वो सीजीआई बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और ये होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बेटा क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने साल के लिए होना चाहिए? 10 इयर्स के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट की नजर में उसको ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जानता है कि भैया लॉ के बारे में, हमारे संविधान के बारे में सब कुछ जानता है या मैक्सिमम जानता है। समझ में? उसे ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट बोला जाता है या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बोला जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज। कोई भी लोअर एज नहीं है। देखो लोअर एज का कंसेप्ट सीधा सीधा ही निकल जाता है। पहले क्या होता था? अब तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, BLLB, BSc LLB ऐसे होता है। पहले क्या होता था? 3 साल का ग्रेजुएशन। 3 साल जो ग्रेजुएशन होता है लगभग 19-20 साल में होता है इंसान का, है ना। उसके बाद 3 साल का लॉ हो गया। इसका मतलब है 20-3-23 23 साल के व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया। अब साथ में क्या किया? लॉ किया। लॉ के बाद ही जाएगा, यानी 23 साल के बाद ही वो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में वो जा रहा है, या तो पेपर देके जा रहा है या वकील बनके जब जाता है तो वो क्या करेगा? उसको कितना चाहिए? 10 साल। अगर एडवोकेट जाएगा लोअर में तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में, तो 20 साल यहाँ निकाल लो। तो सीधे सीधे 23 साल तो यहाँ हो गए थे, 23 से में 20 और जोड़ लो। अब सीधे सीधे कितने हो जाए? 43-44 सवाल का हो जाएगा अगर एडवोकेट से जाता है। समझ में आए? एक होते हैं एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो उसमें जज जल्दी बने जाते हैं कि 23 साल 24 साल में बच्चे ने मेहनत करी है और वो क्या हो गया? जुडिशरी का पेपर निकाल लिया तो वो जज के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या वो जज हायर के लिए जाते हैं? नहीं। उसमें भी क्या होगा? 5 साल। इसका मतलब है लगभग 30 ईयर के आसपास कोई भी व्यक्ति एज अ हाई कोर्ट के अंदर जज जा सकता है ना। भाई लोअर कोर्ट में आ गया, लोअर कोर्ट में से जुडिशरी का पेपर दिया, 5 साल वहां पे जुडिशरी करा है। अगर उसने अच्छा काम किया है, सीनियोरिटी में है, उसने केसेस जजमेंट अच्छे दिए हैं, उसे लॉ के बारे में जानकारी है, उसकी सीनियोरिटी उसके काम के आधार पर आ रही है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। बट अगेन सेम है, किससे पूछना पड़ेगा? हाई कोर्ट के लिए जाएगा, किसका? गवर्नर का जाएगा और हाई कोर्ट के जजेस का जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है कि हमें किसको अपलिफ्ट करना है। तो 30-35 के आसपास भी हाई कोर्ट में जज जा सकते हैं या हाई कोर्ट से आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर क्या चाहिए? हाई कोर्ट के अंदर 5 साल जज या फिर 10 साल का एडवोकेट चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 40 ईयर से नीचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो होते हैं वो नहीं जाते हैं। डन। नेक्स्ट होते हैं अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें कि इन्हें शपथ कौन दिलाएगा। बेटा शपथ जो दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, बस इतना ही आता है। देखो ओथ और अफर्मेशन में अंतर क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ, हमने शपथ ले ली, खड़े होकर हम शपथ लेते हैं ना कि मैं पर्टिकुलर दिस वन, मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगी। ये क्या किया? ओथ। जब उसी ओथ पर हम रिटर्न सिग्नेचर करते हैं कि हमने ये बोला और हम इसे मानते हैं तो उसे अफर्मेशन कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। ओरल जो लिया जाएगा वो ओथ, रिटर्न में जो सिग्नेचर कर दिया वो क्या हो जाएगा? स्वीकृति कि मैंने शपथ ग्रहण कहते हैं जैसे एफिडेविट बनाते हैं, इसी तरीके उसको हम अफर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट कौन करवाएगा इसको? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाता है टेन्योर। टेन्योर क्या है? पहली चीज मैंने बताया कि मिनिमम एज इसकी कुछ नहीं है। मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज हो जाएगी 65 ईयर्स। कितनी है? मैक्सिमम एज कितनी है बेटा आपकी? 65 ईयर्स है। कितनी एज है? 65 ईयर्स। जैसे वो 65 ईयर्स हो जाएंगे वैसे ही उनको वहां से हट जाएंगे, सीट वैकेंट हो जाएगी। पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन किसे करेंगे? प्रेसिडेंट। अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने। रिजाइन किसे करेंगे? प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट आ जाएगा उनको कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, लेकिन कब हटा सकते हैं? जब पार्लियामेंट ने बोला, और पार्लियामेंट जब बोलेगी उसे कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग चलना। अगर किसी जज के खिलाफ
पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग चला है और वो महाभियोग पूरा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, इनको कैसे कैसे रिमूवल की, यही वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उसी को है, आखिर जज को कैसे हटाया जा सकता है या इंपीचमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 124(4) कह रहा है, आर्टिकल 124 तो कह रहा है ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी के अंदर सब आ जाएगा। आर्टिकल 124(4) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इंपीचमेंट या महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और किस आधार पे होगा, आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को किस आधार पे हटाया जा सकता है। बेटा दो ही वर्ड आएंगे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। समझ में आ गया? यानी या तो वो अयोग्य हैं अपनी पोस्ट पे रहने के लिए या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, मिसबिहेवियर किया है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दो ग्राउंड हैं, समझ में आया? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड, और ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। दो ग्राउंड बता दिए। सुप्रीम कोर्ट को कैसे हटाया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी बोला जाता है ना, स्पेशल मेजोरिटी वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसे बोलते हैं 2/3 का यहां पर इंपीचमेंट पास होना चाहिए। आर्टिकल 124(5) क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी हटाना है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो जो रेगुलेट रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ये नहीं है कि जुडिशरी हटाएगी, पार्लियामेंट के अंदर ही मोशन पास होगा, मोशन लाया जाएगा, इंपीचमेंट मोशन लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, वो पास किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से। जब वो पास हो जाएगा, या तो उससे पहले अगर पता है कि पास हो रहा है तो पहले रेजिग्नेशन दे देंगे, पता है कि पास हो जाएगा, मैंने गलत किया। लेकिन अगर पास नहीं होता, वहां पे कमेटी बैठती है, उसको चेक करता है, उसमें इंपीचमेंट होगा, अगर इंपीचमेंट हो गया तो वहां से उनको हटा दिया जाएगा। ये सारी की सारी कहां पर होगी, ये सब होगा कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, और इसी को बोलेंगे प्रोसीजर किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। एक्ट आ जाएगा जज इंक्वायरी एक्ट 1968। कंसेप्ट क्लियर है? इतना डिटेल वैसे आपका आता नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा, नो जज, आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 2 केस हमारे भारत के अंदर ऐसे हुए हैं जिसमें इंपीचमेंट लगा है, लेकिन इंपीचमेंट से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। पहला क्या हो जाएगा, आज तक कोई भी जज, आपसे पूछा जाएगा क्या हुआ है, नहीं है, जनरली नहीं क्वेश्चन नहीं आता है। इंपीचमेंट में सबसे पहले आ जाएगा वी रामा स्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लोकसभा के अंदर इनका इंपीचमेंट चला था, लेकिन उनको फाइनली इंपीचमेंट नहीं किया जा सका था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड केस आ जाएगा जस्टिस सुमित्रा सेन का, और ये थे कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर थे। ये पहले जज थे इंडियन हिस्ट्री में जिनके खिलाफ इंपीचमेंट रेजोल्यूशन मोशन जो था राज्यसभा में पास भी हो गया था, राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। और इनके सपोर्ट में केवल कौन उठे थे, यहाँ पर बीएसपी वाज द ओनली पार्टी जो इस मोशन के खिलाफ थे, बाकी सारी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया था इन्हें, केवल बीएसपी को छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि इंपीचमेंट होता है यहाँ पर पूरी तरीके से, लोकसभा में भी होता, उन्होंने क्या कर दिया, राज्यसभा में पास हो चुका था, लोकसभा में भी होता, महाभियोग होता, और वहां पर भी शायद ये जो अभियोग है वो पास हो जाता है, इससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 124। क्या कह रहा है 124(2)? ये कह रहा है जज के सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना रिजाइन किसे देंगे, सीधे सीधे प्रेसिडेंट को। कहां आर्टिकल में आ जाएगा, 124(2)(a) के अंदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना जो रिजाइन होता है वो लिखकर किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंसेस। आर्टिकल 125 इनकी सैलरी की बात करता है। सैलरी कितनी आती है, 2,80,000 रुपए इनकी सैलरी आती है। एम्योलमेंट्स आते हैं इसके, टीए डीए जितने भी आते हैं वो सारे। और कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगी बेटा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और जब भी चीफ जस्टिस या जजेस जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें अपनी सैलरी का 50% एज अ पेंशन मिलता है। उसके बाद आ जाएगा एडॉक जजेस। आर्टिकल नंबर 127 के अंदर कह रहे हैं एडॉक जजेस। एडॉक जजेस कौन आएंगे, एडॉक का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी वजह से वहां की संख्या कम हो जाए, यानी 34 है, एक तो सीजीआई हो गई, अगर कम हो जाती है तो उस समय पे कुछ जजेस को लेना होता है, केसेस हो जाए तो कुछ जजेस को लेना होता है, इन्हें हम एडॉक। एडॉक का मतलब होता है कुछ समय के लिए लेना। वो किसके लिए होता है, जब केसेस हमें सॉल्व आउट करने हैं। तो इसमें 2 पर्टिकुलरली कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, और दूसरे जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उनको एज अ एडॉक जजेस लिया जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। कंसेप्ट क्लियर? विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही इन लोगों को एडॉक जजेस की तरीके से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा रिटायर्ड जज। आर्टिकल 128 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, यहां पर भी सेम आ जाएगा एडॉक में, और इसमें ना सेम ही ऑलमोस्ट चीजें हैं, जैसे सेशन में कभी पूरा करना है, कोई ज्यूरी बनाना है तो उसके लिए एडॉक ले लिया। रिटायर्ड जज क्या होते हैं, रिटायर्ड जज को ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए इनको लिया जाएगा। अगेन सेम है, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं वो करते क्या है, बेसिकली जनरली उनका दो काम है, किसी केस के अंदर अगर उन्हें एडॉक पे लिया गया एक तो वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है जो हमारे ट्रिब्यूनल बनता है आर्टिकल 323A के तहत, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं तो उन ट्रिब्यूनल्स का या जो आयोग होते हैं उन आयोग के हेड के तौर पर, या कोई कमीशन बन रहा है उनके हेड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी और लोअर लेवल पे, या सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट हो गया, अब जब वो हाईएस्ट में जा चुके हैं तो क्या लोअर में काम करेंगे, कहीं भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना वो लॉयर बन सकते, एडवोकेट बन सकते हैं, ना वो जज बन सकते हैं, कहीं भी वो अपनी फ्री सेवाएं दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कमीशन के हेड बन सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी पूरे भारत के अंदर कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, ये हुआ रिटायर्ड जज का। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां होती है बेटा, आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सीट है दिल्ली में, लेकिन कुछ बेसिक जरूरतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जो सीटें होती हैं वो भारत के अंदर दूसरी जगह पर भी लगाई जा सकती हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, देखो कोर्ट का प्रोसीजर का मतलब होता है कोर्ट के अंदर जो भी काम चल रहा है, भारत के अंदर जो भी काम चल रहा होता है उसमें कंसेंट किसी चाहिए, प्रेसिडेंट की। कोई चेंज हो रहा है उसमें होगा, अगर इंटरप्रिटेशन भी करना है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा कि भाई इंटरप्रिटेट कर रहा है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बोलेगा कि इंटरप्रिटेट करवाना है इस चीज को। यहां पर है सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, जो कोर्ट का प्रोसीजर है। कोर्ट के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस चाहिए या स्टाफ रखना है, सैलरी से रिलेटेड अलाउंसेस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, वो अपना स्टाफ अपने आप रखता है, तो उसके प्रोसीजर में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस पहले किसे बताएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्रेसिडेंट से डिस्कशन होगा, उनकी स्वीकृति ली जाएगी, तभी उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। जजेस या सुप्रीम कोर्ट किस चीज में फ्री है, यानी कोई और इंटरफेरेंस नहीं करेगा। पहला क्या है, ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द जुडिशरी इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के जितने या जुडिशरी के जितने भी जज हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन पूछा किसी बाहर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछा जाएगा। पूछा किससे जाएगा, केवल जो जज है उनसे ही पूछा जाएगा कि किसे हमें प्रमोट करना है, किसे हमें हटाना है, किसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, ये सारा का सारा किससे पूछा जाएगा, जजेस से। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा सिक्योरिटी, यानी कि जुडिशरी के काम में कोई भी बाहर वाला इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दूसरा आ जाएगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जितने समय के लिए ये आए हैं केवल दो ही चीजें बताई हैं, इनकैपेसिटी बताई है और मिसबिहेवियर बताई, जिसके आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये जब एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो जितने समय के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया उतने समय के लिए रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। ये जो फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है वो ये है कि जब इनको अपॉइंट किया गया तो पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी तय है कि कितनी सैलरी रखी जाएगी। समझ में आया, ऑलरेडी क्या है, तय है सैलरी कितनी। अब ये सैलरी के अंदर बार बार वोटिंग या डिबेट नहीं होती, इसी को कहा जाता है चार्ज, इसको कहा किया जाता है चार्ज। और ये कहां से लिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दो तरीके से लिया जाता है, एक होता है वोट और एक होता है चार्ज। वोट का मतलब है जिस पर डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में, चार्ज होता है जिस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो इनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, बेसिकली चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। क्या होता है, चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। सैलरी और जो भी पैसे, जो भी इनको पैसे जो मिल रहे हैं, जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो सब फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हो गया इनका कोई भी कंडक्ट, इन्होंने कोई भी सजा दी, किसी भी कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। सपोज इन्होंने सजा दे दी किसी व्यक्ति को कि 3 साल की सजा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट दे चुका ना फाइनल सजा, तो वो सजा को नहीं चेक किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जाता सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, ये नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी उसका ग्राउंड क्या था उसको चेक किया जा सकता है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अभी आगे आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद ये कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इनके पास अगर कोर्ट का कोई भी कंटेम्प्ट हो रहा है, अवहेलना हो रही है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। अगर यहां पर ही अपने स्टाफ को खुद अपॉइंट कर सकते हैं, इनकी जुडिशन को, यानी इन्होंने जो जजमेंट दे दिया
उसको कम नहीं किया जा सकता, केवल क्या कर्टेल नहीं किया जा सकता, हटा नहीं जा सकता। जैसे सपोज करो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, किसी को मैंने भी बताया कि इसको इतनी सजा रहेगी, तो उसको सजा को ये नहीं कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, ये उसे कम करो। सिर्फ उसके लिए याचिका दायर की जा सकती है, वो भी किसके पास जाएगी, केवल प्रेसिडेंट के पास जाएगी। उसके बाद है डिफिकल्ट रिमूवल, इनका रिमूवल जो है स्पेशल मेजोरिटी से होता है, लंबा प्रोसेस होता है तो आसान नहीं होता है। उसके बाद है ये एग्जीक्यूशन से अलग होते हैं। आर्टिकल नंबर 50 में डीपीएसपी में करा चुकी हूँ, आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि इंडिपेंडेंट है किससे, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में सारा लेजिस्लेचर आ चुका है, मैं बता चुकी हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा इनकी ज्यूरिडिक्शन या पावर। क्या ज्यूरिडिक्शन पावर का मतलब क्या होता है? देखो मैं इस रूम में खड़ी हुई हूँ, प्रज्ञा में खड़ी हुई हूँ, तो ये प्रज्ञा का जितना भी एरिया है, जितने भी रूम्स हैं, जो भी जगह है, उस जगह पर प्रज्ञा के रूल चलेंगे, है ना। इफ आई एम टेकिंग द, कोई अगर मैं डिसीजन लेती हूँ तो वो मेरे यहीं तक ही तो लागू होंगे, ऐसा तो नहीं कि बाहर भी लागू होंगे। तो मेरा ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक होगा? इस रूम तक है, ठीक है, यहाँ पर लागू होंगे, बाहर नहीं लागू होंगे। क्लियर है। इसी तरीके से हम अगर देश की बात करें, अगर हम इसे कंसीडर करके चले ये देश है, तो पूरे देश के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, तो पूरे देश के अंदर कहीं पर भी, पूरे देश के अंदर जो पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है, वहां सब जगह पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन चलेगा, न्याय क्षेत्र चलेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना? पावर कहां तक है? जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, वो पावर या फंक्शन कहां तक जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शन पूरे देश में चलेंगे। तो ये पावर और फंक्शन क्या है? पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन, तीसरा है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, फोर्थ इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर। ये हैं क्या? वी आर डिस्कसिंग, एक एक करके मैं सारा का सारा ये डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। सबसे पहला हम बात करें किसका? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है आर्टिकल नंबर 131 के अंदर। ये क्या कह रहा है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट के पास सारे जो मैटर होते हैं वो कौन से आएंगे? स्टेट का सेंटर के साथ प्रॉब्लम है, दो स्टेट का सेंटर के साथ प्रॉब्लम है, स्टेट का स्टेट के साथ प्रॉब्लम है, ये सारे कहाँ आएंगे? सेंटर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी फैसला देगा उसी को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो तीन कंडीशन यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट किसके बारे में? स्टेट और वन और मोर स्टेट्स के बीच में, सेंटर या स्टेट्स के बीच में, स्टेट दूसरी तरफ हो, स्टेट एक से ज्यादा स्टेट हो, या दो स्टेट्स के बीच में, दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो, यानी सेंटर और स्टेट हायर लेवल पे जाके लड़ाई होगी तो कहां होगा? सारे के सारे कहां होंगे? सुप्रीम कोर्ट में होंगे, इसीलिए इसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा आ जाएगा रिट ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी आर्टिकल 32 को 5 तरह की रिट्स होती है। रिट्स कब होता है? जब पूरे देश के अंदर कोई भी एनजीओ हो, कोई भी ऑफिस हो, चाहे पब्लिक ऑफिस है, चाहे प्राइवेट ऑफिस है या इंडिविजुअल है, जब वो दूसरे के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी करता है, इसी ऑर्डर को रिट कहा जाता है। रिट कहा जाता है। रिट कितनी तरह की होती है? रिट होती है 5 तरह की। पहली होती है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडेमस यानी परमादेश, तीसरा प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन, फोर्थ आ जाता है आपका कौन सा है? सर्ट्योरी यानी उत्प्रेषण, और लास्ट हो जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रक्षा। ये सारी की सारी रिट जो है वो ऑलरेडी डिटेल में मैं करा चुकी हूँ फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन के अंदर, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसके लिए हाईएस्ट बॉडी जो अपील करने की होती है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कौन से मैटर होंगे? मैटर हो जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सिविल से रिलेटेड हो गया, क्रिमिनल से रिलेटेड हो गया, और स्पेशल जो भी स्पेशल लीव ली जाती हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे मैटर जो होंगे वो किस में आ जाएंगे? अपील। अपील का मतलब क्या है? प्राइमरली सबसे टॉप वाला जो कोर्ट होगा वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। मींस क्या कह रहे हैं? अगर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप कहां पे अपील कर सकते हैं? आप एपेक्स बॉडी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। इसे बोला जाता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब पहले आर्टिकल आ जाएगा 143। एडवाइस देने का काम कौन करता है और किसे करता है? प्रेसिडेंट जब भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर एडवाइस मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट बाइंड है उन्हें एडवाइस देने के लिए, बट ये कंपलसरी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या ना करे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कहा जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रेसिडेंट ओपिनियन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर? ये किसमें आ गया? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में। नेक्स्ट आ जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्या? बेसिकली देखो, जितने भी केसेस आते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है।
जैसे सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हुआ उस काम का रिकॉर्ड कहीं पे रखा जाता है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी काम होते हैं उन काम का एक रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है। अब जनरली कहाँ रखा जाता है, जहां वो कोर्ट होगा वहीं पर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये रिकॉर्ड क्यों होते हैं, जैसे उसी तरह का कोई मामला आता है तो उस मामले के जो प्रीवियसली डिसीजन लिए गए हैं उन्हीं डिसीजन को बेस बनाकर केस को लड़ा जा सके, अपील की जा सके, जजमेंट किया जा सके, इसके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? पहला तो ये हो गया, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो एक मेमोरी या टेस्टिमोनी के रूप में रखे जाते हैं। दूसरा, इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी हार्म होता है, तो इसके लिए भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। कंसेप्ट, कोई मिसिंग हो गया, कोई केस मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोई एविडेंस मिसिंग है, तो ये भी सब क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर आ जाता है 137। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखो जब आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा ये पॉसिबल नहीं होता कि गलतियां ना हो, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियों को रिव्यू भी किया जाना चाहिए। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, उसको दोबारा से चेक किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यही कहलाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। क्या कह रहे हैं, ये एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो एग्जामिन कर सकता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी एक्ट लगाया गया है उसको एग्जामिन किया जा सके। एग्जामिनेशन के आधार पर अगर ये फाइंड आउट किया जाए कि ये जो भी किया गया है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, तो वहां पर उसका क्या किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, उस ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या क्या जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू के लिए सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, यानी जो भी ऑर्डर दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हो। दूसरा कह रहे हैं फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो वो मेंटेन करके रखें। थर्ड रखें फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के उसको प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट आ जाएगा कुछ फेमस केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया है। एग्जाम्पल, गोलकनाथ केस, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स का हटाना, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 141 क्या कह रहा है, आर्टिकल 141 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ज्यूरिसडिक्शन किया है, जो भी न्याय किया है, वो पूरे भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सब पे लागू होगा, क्योंकि एपेक्स बॉडी है ना, तो क्या होगा, सारे कोर्ट्स पर लागू होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट आ जाएगा इंडिया के अंदर, नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल 144 क्या कह रहा है, जितना भी ऑर्डर, जो भी चीजें उन्होंने एक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहां पे है, सारी अथॉरिटी, सारे सिविल, सारे जुडिशियल किसी भी टेरिटरी के अंदर है, वो सप्लाई करेंगे, एड करेंगे, सहायता करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पे पहुंच सके। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने आप कोई डिसीजन ना ले पाए, या आप पब्लिक के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के हित में जब आप कोई केस कर रहे हो, कि आप जैसे पॉल्यूशन का मामला हो गया, करप्शन का मामला हो गया, कोई केस डिले हो रहा है, कोई विमेन से रिलेटेड अगर कोई हो रहा है, इन्फेंट फर्टिसाइड से रिलेटेड कोई मैटर होता है, ऐसा कोई भी मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और उसके लिए केस किया जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं रख रहा है, तो उसके लिए केस किया जा सकता है, उसके लिए याचिका दायर की जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। उसे कोई व्यक्ति कर सकता है, उसे कोई एनजीओ कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, कोई पब्लिक पर्सन या प्राइवेट पर्सन कर सकता है। इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। समझ में आएगा? ऐसी याचिका जिसमें याची जो है, जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ वो हुआ है, अगर वो खुद से स्टेप नहीं ले पा रहा है तो उसके बिहाफ पे दूसरे ने स्टेप लिया है, इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनी पर्सन कैन नाउ इनिशिएट अ प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ of the aggrieved person if aggrieved person cannot do so in their own and in the either the high court or the supreme court for the protection of the public interest। समझ में आया? So that's all for today's कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको we have completed and I hope आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए प्रज्ञा IAS अकेडमी के साथ।